जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका टुवर्ड्स डेस्टिनेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम सब मॉडर्न इंडिया के एक नए सेगमेंट के साथ आपके सामने आ गए हैं और आज के इस सेगमेंट में आज से जो हम लोग शुरुआत करने वाले हैं वो होगी आधुनिक भारत की शुरुआत। आधुनिक भारत की सीरीज जो चलेगी ना, ये प्रीलिम्स बूस्टर टाइप की है। प्रीलिम्स बूस्टर कहने का क्या मतलब है कि जो भी प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन बीपीएससी के थ्रू ली जाएंगी या फिर किसी भी वनडे एग्जामिनेशन में मॉडर्न इंडिया से जहां से भी क्वेश्चंस आएंगे, जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होते हैं ना, उस सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को समराइज करके किसी एक प्लेटफॉर्म पे यदि आपको मिल सकता है तो वो प्लेटफॉर्म होगा टुवर्ड्स डेस्टिनेशन। यहाँ क्या होगा कि आपको मॉडर्न इंडिया के प्रत्येक सेगमेंट को एक सीरीज के साथ, मतलब फैक्ट्स और थोड़े थोड़े कुछ कंसेप्ट जो लाजमी होंगे इस फैक्ट्स को समझने के लिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग्स को डेवलप करने के लिए जो कंसेप्ट की जरूरत होगी, वो कंसेप्ट और साथ में फैक्ट्स की तो भरमार हो गई है। तो इसके तहत इस वीडियो को पूरी तरीके से देखने के बाद आपको क्या हो जाएगा ना कि कॉन्फिडेंस अंदर से बूस्टअप होगा कि इस प्रीलिम्स बूस्टर डोज लेने के बाद आप किसी भी वनडे एग्जामिनेशन में हो या फिर बीपीएससी की प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन हो, वहां आप आसानी से मॉडर्न इंडिया से आए हुए सारे सवालों को टैकल कर सकते हैं। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। हम लोग शुरुआत करेंगे आधुनिक भारत से, मॉडर्न इंडिया से। कहता है कि भारतीय इतिहास को तो हम जनरली से आपको लोग जानते ही होंगे इस बात को कि भारतीय इतिहास को 3 भाग में बांट देते हैं हम लोग। पहला प्राचीन, दूसरा मध्यकालीन और तीसरा आधुनिक भारत। तो प्राचीन और मध्यकालीन से आप लोग भली भांति परिचित होंगे, नहीं भी होंगे तो आने वाले वीडियोस में इसकी भी एक सीरीज आएगी। लेकिन खासकर जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वह क्या है, वह है आपका मॉडर्न इंडिया। और उसी मॉडर्न इंडिया की हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। देखिए, प्राचीन से मध्यकाल और मध्यकाल से आधुनिक, ये जो चेंज हुए हैं ना, ये जो क्यों चेंजेस किए गए, हिस्ट्री को बांटने की आखिर जरूरत क्यों पड़ी, तो कहता है इसका एक सिंपल सा साधारण आंसर हो जाएगा आपके सामने। इसके साथ जो परिवर्तन हुए हैं ना, वो कैसा परिवर्तन हुआ है, कुछ ना कुछ परिवर्तन हुए तभी तो चेंजेस की जरूरत पड़ी, नाम में डिफरेंस आया। और वो कैसा चेंज था, निरंतरता के साथ, कंटिन्यूटी के साथ चेंजेस हुए। मतलब चेंजेस तो हुए लेकिन क्रम से हुए, कंटिन्यूटी के साथ हुए चेंजेस। ठीक है, तो आइए ये समझने के लिए था कि सिर्फ मॉडर्न इंडिया है क्या, इसके सेगमेंट्स क्या क्या है। नेक्स्ट व्यू से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, साथ में मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया की शुरुआत होती है कहां से, तो कुछ किताबें जो हैं वह कहती हैं कि मुगलों का पतन जो होता है वहां से शुरुआत करें, यूरोपीय के आगमन से शुरुआत करें। तो हम लोगों ने जो शुरुआत की है वह है यूरोपीय के आगमन से, है ना। यूरोपियों के आगमन से हमने इस श्रृंखला की शुरुआत करी है और धीरे धीरे करके एक एक पॉइंट्स को समझते हुए हम लोग देश की आजादी को भी देखेंगे, जो 15 अगस्त 1947 को मिलती है। तो यूरोपियों का आगमन, आखिर यूरोपीय भारत आए क्यों, इसकी जरूरत क्या पड़ी, भारत आने के पीछे उनका माइंडसेट क्या था, उनका एक प्रोपेगेंडा क्या था, उनका मतलब स्ट्रेटजी क्या थी भारत आने के लिए, क्यों भारत आना वे चाहते थे, क्यों चाहते थे, इसका आंसर मिल जाएगा आपको। सबसे पहला, मसालों की जरूरत पड़ी थी उनकी। यूरोप में पुनर्जागरण का काल चल रहा था। यूरोप में पुनर्जागरण का काल आप भली भांति परिचित होंगे। पुनर्जागरण से, यूरोप में पुनर्जागरण से मसालों की जरूरत है, तो बहुत शानदार सब पॉइंट बनता है। पुर्तगाल और स्पेन नामक जो महाशक्तियां जो मॉडर्न एज में उभरती हैं यूरोप में, उनका भी जो दबदबा है ना, उनका भी जो खोज करने की, जो खोजी प्रवृत्ति की, जो आप बोल सकते हैं ना कि खोजी प्रवृत्ति के देश थी, जो महाशक्ति बनकर उस टाइम पीरियड में उभरी थी और अनेक देशों में अपनी कॉलोनी स्थापित करने के पीछे थी। बेसिकली इनका स्टार्टिंग का माइंडसेट कॉलोनी स्थापित करना नहीं था, इनका स्टार्टिंग माइंडसेट जो था ये था कि मसालों की जरूरत। ठीक है, लेकिन आए क्यों, चूंकि ये महाशक्ति बनकर उभर चुके थे। उसके बाद ना ऑटोमन साम्राज्य, इसको उस्मानिया साम्राज्य बोलते हैं, उस पर कस्तुनतुनिया का जो कब्जा, कस्तुनतुनिया पर क्या कर लिया गया, 1453 ईस्वी में उस पर कब्जा कर लिया गया। तो लैंड रूट जो था वो क्या हो चुका था, बाधित हो चुका था। लैंड रूट जो बाधित हो जाने के बाद क्या हुआ, इनको अब कोई नया रूट चाहिए था जिसके तहत किसके व्यापार कर सके, किससे जुड़ सके, तो इंडिया से जुड़ सके। और इंडिया में आप जानते हैं कि इंडिया उस समय सोने की चिड़िया कही जाती थी, गोल्डन वर्ड कहा जाता था, क्योंकि इंडिया के पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी और यहाँ की मसालों की मांग पूरे वर्ल्ड में थी। तो यूरोप भी उसे अछूता नहीं रहा, यूरोप में भी इसकी मसाले की मांग बहुत ज्यादा थी, है ना। तो मसालों की मांग के चलते जब ऑटोमन साम्राज्य ने, जो कस्तुनतुनिया पर, कॉन्स्टेंटिनोपल पर 1453 में कब्जा कर लिया गया, तो लैंड रूट बाधित हो चुका था, क्योंकि उस रास्ते से जाने के बाद टैक्सेशन जो है ना बहुत ज्यादा बढ़ गया
और टैक्स बढ़ जाने के बाद क्या हुआ कि जितने में लोग प्रॉफिट होता था ना, उससे ज्यादा वहां पे टैक्स ले लिया जाता था, जिससे इनको लॉस उठाना पड़ जाता था, भारी लॉस उठाना पड़ जाता था। अब इनको ये चाहिए था कि कैसे भी करके कोई ऐसी टेक्निक ढूंढी जाए जिससे हम भारत के साथ व्यापार भी कर लें और हमारा जो प्रॉफिट हो वो अच्छा खासा हो जाए। इसी क्रम में नाविक लोग उतरते हैं समुद्र में और भारत की तरफ आगे बढ़ते हैं। और सबसे उसी में से एक इम्पोर्टेंट कारण ये भी है कि भौगोलिक खोजों की क्या हो चुकी थी, शुरुआत हो चुकी थी। आपने पढ़ा होगा कि वास्को डिगामा जो है 1498 में पहली बार खोजते हुए भारत आता है। आपको इसके पीछे की कहानी सारी पता है कि बार्थोलोम्यू डियाज जो है वह केप ऑफ गुड होप तक पहुंच जाता है, लेकिन उसके बाद उसके आगे जाने के रास्ते उसको समझ नहीं आते तो वहां से लौट जाता है। फिर 1492 में कोलंबस निकलता है भारत को ढूंढने के लिए, लेकिन वो गलती से अमेरिका पहुंच जाता है, भारत भी नहीं पहुंच पाता है। तीसरा 1498 में जब वास्को डिगामा निकलता है तो उसको केप ऑफ गुड होप तक जब आता है, जहां से बार्थोलोम्यू डियाज वापस लौट गया था 1488 के आसपास, तो वहां उसको अब्दुल मजीद नामक एक मर्चेंट मिल जाता है, गुजराती मर्चेंट, गुजराती व्यापारी, जो इस वास्को डिगामा को लेकर केरल के कालीकट नामक स्थान पर उतरता है। कहानी आपको सबसे पहले से ही पता होगी। ये सभी चीजें ये भौगोलिक खोजों की शुरुआत के कारण भी पॉसिबल हुई कि यूरोपीय जो है वो भारत में आ गए। कारण स्पष्ट हो गया, मसालों की जरूरत थी, यूरोप में पुनर्जागरण का काल चल रहा था, स्पेन और पुर्तगाल के रूप में जो वर्ल्ड ने जो दो महाशक्तियों को देखा था, इनका भी कारण बना। और कुस्तुनतुनिया पे जो कब्जा हो गया था, ये भी बहुत बड़ा फैक्ट बनता है, क्योंकि लैंड रूट अब क्या हो चुका है, अवरुद्ध हो चुका था। और भौगोलिक खोजों की शुरुआत भी इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिकल कारण लेके आती है। ठीक है, तो इसके पीछे जो इतिहासकार है ना, वो अपना अपना मत रखते हैं कि भारत की खोज कैसा मतलब इफेक्ट डालता है वर्ल्ड हिस्ट्री पे, भारत की खोज से क्या इफेक्ट पड़ता है वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर। तो उसी में से एक इतिहासकार है, वह कहते हैं कि संभवतः मध्य युग की किसी भी अन्य घटना का, मध्य युग में घटित हुई किसी भी अन्य घटना का शायद ही सभ्य संसार पर इतना प्रभावी असर नहीं पड़ा। मतलब संभवतः मध्य युग की किसी भी अन्य घटना का सभ्य संसार पर इतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना कि भारत जाने के समुद्री मार्ग के खोज हो जाने के से पड़ा। यानी उनका कहने का वक्तव्य ये है कि मध्य काल में जो है ना, किसी भी घटना के घटित होने से उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है जितना कि भारत जाने के लिए सी रूट खोज दिया जाता है उससे पड़ता है। ये कथन किसका है? तो ये इतिहासकार है कौन? डार्डवेल। नाम याद रखेंगे, ये कौन से इतिहासकार है? डार्डवेल है। दूसरा कथन ये कहता है कि 15वीं सेंचुरी में हिंद महासागर के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना किस बंदरगाह का अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में उभरना था। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि 15वीं शताब्दी में हिंद महासागर के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना किस बंदरगाह का अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में उभरना था। जिसका आंसर हो जाएगा क्या? मलक्का बंदरगाह। मलक्का बंदरगाह का अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में उभरना मध्यकाल में हिंद महासागर में घटित हुई सबसे बड़ी घटनाओं में से एक था। ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे, इस तरीके से ये आप चीज ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है कि भारत में यूरोपियन का जो आगमन होता है उसको हम समझ कैसे सकते हैं। जैसे आगमन के पीछे की उनके स्ट्रेटजी क्या थी, उनके आने के कारण क्या थे, ये तो हमने देखा ही है, लेकिन माइंड मैप के थ्रू आप ये जानेंगे कि आखिर ये होता कैसे है। फ्रॉम द अराइवल ऑफ यूरोपियंस टू इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, ये माइंड मैप कैसे बनता है। देखिए सबसे पहले आप याद रखेंगे, हम लोग लास्ट से शुरू करते हैं। पहले क्या हुई? भारत की, सबसे बाद में क्या हुआ? भारत की आजादी। तो जब भारत की आजादी हुई तो उसी समय क्या हुआ? भारत का विभाजन भी हुआ। आपको पता है भारत और पाकिस्तान के रूप में भारत का क्या हो जाता है? विभाजन भी हो जाता है। तो भारत की आजादी, ध्यान से सुनिएगा तो कॉन्सेप्ट एक एक बहुत ही बारीक से आपको समझ में आ जाएगा। भारत की आजादी और भारत का विभाजन क्यों हुआ, यानी कहने का मतलब है कि भारत की आजादी कहने से आपके माइंड में एक मतलब क्यूरियोसिटी ये हुआ होगा कि इसका मतलब भारत पहले क्या रहा होगा? गुलाम रहा होगा। ऑब्वियस सी बात है कि आजादी मिल रही है, इसका मतलब भारत पहले से क्या है? गुलाम है। इसका मतलब क्या है? भारत पहले से उपनिवेश बना पड़ा है। ये उपनिवेश किसका बना पड़ा है? ब्रिटेन से। ब्रिटेन का उपनिवेश बना पड़ा है। उपनिवेश का मतलब जब कोई बड़ा राज्य, शक्तिशाली राष्ट्र किसी छोटे या फिर कमजोर राष्ट्र पर कब्जा कर लेता है, जो छोटा राज्य होता है, जो कमजोर राष्ट्र होता है, वह उस बड़े राष्ट्र का क्या कहलाता है? उपनिवेश कहलाता है। जिसका जैसा एग्जांपल आप भारत और ब्रिटेन को लेकर समझ सकते हैं। ब्रिटेन का उपनिवेश कौन है? भारत है। तो आप यहाँ देखिए, भारत की आजादी हुई, इसका मतलब भारत क्या है? पहले से गुलाम रहा होगा, उपनिवेश रहा होगा। उपनिवेश किसका रहा होगा? तो ब्रिटेन का रहा होगा। रहा होगा नहीं, था ही। और ब्रिटेन का मतलब ईस्ट इंडिया जो EIG जो है,
इसका गुलाम रहा, और उसके पहले कौन आया, पुर्तगाल। मतलब ऐसे ये क्रम है, ब्रिटिश कंपनियों का एक क्रम है, और क्रम से आते आते हुए भारत को गुलाम बना लेते हैं और भारत की आजादी हो जाती है 1947 में। इसका मतलब इस माइंड मैप से आपने क्या समझा कि हमको यहाँ से शुरुआत करनी है और पहुंचना कहाँ तक है, भारत की आजादी तक। ठीक है, तो ऐसे समझने में थोड़ा समय लगता, लेकिन यदि आपने अपोजिट चीज को देखा तो बहुत आसानी से आपको एक श्रृंखला के तहत एक चैन बन गया आपके दिमाग में कि अच्छा ये हुआ तो ये हुआ होगा जरूर, और ये है तो ऐसे हुआ होगा। ऐसे करके आप इन सारे घटनाओं को बहुत ही बारीकी से समझ सकते हैं। ठीक है, इसी क्रम में सबसे पहली जो कंपनी भारत आती है, सबसे पहले जो देश जो भारत आता है उस देश का नाम क्या है, पोर्चुगीज यानी पुर्तगाल। पुर्तगाल भारत आता है, और पुर्तगाल की तरफ से आता कौन है सबसे पहले, तो उसका नाम क्या है, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा भारत आते हैं, और ये इतिहास में कैसा इंपैक्ट डालता है इसके बारे में आप आगे जानेंगे। वास्को डी गामा का भारत आगमन कितना बड़ा इंपैक्ट डालता है इसके बारे में जानेंगे। फिलहाल वास्को डी गामा के बारे में थोड़ा सा हम फैक्ट्स जान लें। कहता है ये पहली बार इंडिया में कब आया, तो 1498 में आया। जो आपको पता है पिछले मतलब स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि 1498 में क्या आता है, सबसे पहली बार ये भारत में आता है। और दूसरी बार ये भारत में कब आता है, ये एग्जाम में पूछा गया है कई बार क्वेश्चन कि वास्को डी गामा भारत में दूसरी बार कब आता है, तो 1502 में आता है सेकेंड टाइम भारत में। और ये तीसरी बार भी भारत आता है, लेकिन तीसरी बार भारत कैसे आता है इसको समझिए। तीसरी बार ये भारत आता है 5 सितंबर 1524। 5 सितंबर शिक्षक दिवस, उससे लिंक करके आप इस डेट को याद रख सकते हैं। 5 सितंबर 1524 में ये भारत आता है, और तीसरी बार भारत आता है। और किस रूप में आता है, ये पुर्तगाली वायसराय के रूप में भारत आता है। 5 सितंबर 1524 को वास्को डी गामा भारत तो आता है, लेकिन किस रूप में, पुर्तगाली वायसराय के रूप में भारत आता है। और यहीं पे दिसंबर 1524 में ही, उसी साल दिसंबर में कोचीन में वास्को डी गामा की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आएंगे कि वास्को डी गामा की मृत्यु भारत में किस जगह पे होती है, तो जगह कौन सा है, कोचीन में है। कब होती है मृत्यु, दिसंबर 1524 में होती है। तो वास्को डी गामा के बारे में कुछ फैक्ट्स थे, आपको याद रखने होंगे। फर्स्ट टाइम भारत में आता है 1498 में, सेकेंड टाइम 1502 में, थर्ड टाइम 5 सितंबर और 1524 को आता है, और दिसंबर 1524 को इसकी कोचीन में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार वास्को डी गामा से रिलेटेड जो फैक्ट्स थे आपको याद हो गए होंगे। अब देखिए कंपनियों का आगमन कैसे होता है। कंपनियां दो तरीके से आती हैं। कंपनी के आने से पहले वहां के कोई व्यक्ति आएंगे, यानी वहां का कोई सेलर आएगा, नाविक आएगा। तो सेलर के आने का क्रम अलग है, कंपनी के आने का क्रम अलग है। तो सेलर के आने का क्रम कैसे है, यूरोपीय आते हैं दो भाग में, एक तो नाविक और दूसरा कंपनियां। कंपनी के रूप में आएंगे उसको मैं थोड़ी देर बाद देखूंगा, पहले अभी नाविक के रूप में जो आए उसको देखेंगे। ठीक है, तो नाविक के रूप में सबसे पहले बार आते हैं कौन, पुर्तगीज, उसके बाद डच कहिए या फिर हॉलैंड कहिए। ठीक है, तो हॉलैंड से इसको याद रखेंगे। उसके बाद अंग्रेज यानी इंग्लिश, ठीक है, डेनिश डेनमार्क, ठीक है, फ्रेंच, और फिर क्या हो जाएगा, स्वीडिश। सबसे पहला कौन आता है, पुर्तगीज, पुर्तगाल के आते हैं, फिर हॉलैंड वाले यानी डच आते हैं, फिर अंग्रेज आते हैं, फिर डेनिश आते हैं, फिर फ्रेंच आते हैं, फिर स्वीडिश आते हैं। ये याद रखेंगे। अब इनको याद रखने का क्रम कैसे है इसको ध्यान रखिए। PHED, PhD ट्रिक बन सकता है आपका। PhD मतलब PHED, PhD, ई इसको साइलेंट कर सकते हैं आप। PhED, पोर्चुगीज, हॉलैंड मतलब डच, इंग्लिश मतलब इंग्लिश, और डी मतलब डेनमार्क, ठीक है, डेनिश। ये चार याद रखेंगे। PhED, इसको आपको समझ में आ गया कि नाविक कौन पहले आएंगे, पहले पोर्चुगीज आएगा, फिर डच आएगा, फिर अंग्रेज आएंगे, फिर डेनिश, फिर फ्रेंच, फिर स्वीडिश। ये हो गए। कंपनियां कौन आती हैं पहले, कंपनियों का भी तो क्रम होगा भाई, कौन कौन सी कंपनियां पहले आती हैं। कहता है क्या कि पहली कंपनी जो भारत में आती है कंपनी के रूप में, वह कौन, पोर्चुगीज यानी पुर्तगाल। दूसरे कौन है, ब्रिटिश, ठीक है। तीसरा कौन है, डच। ध्यान रखिएगा एक ही गड़बड़ी है इस पूरे श्रृंखला में, और वो गड़बड़ी कौन सी है, डच पहले आते हैं, कंपनी इनकी बाद में आती है, और ब्रिटिश बाद में आते हैं, कंपनी इनकी क्या आती है, पहले आती है। फिर यहाँ पे जाएगा डेनिश, फिर जाएगा फ्रेंच, और यहाँ हो जाएगा स्वीडिश। एक ही अंतर है, इसको याद रखेंगे। तो देखिए चीज यहाँ ध्यान रखेंगे, इसको भी याद करने के लिए क्या रखेंगे,
पेड याद कर लेंगे, ठीक है, पेड, PEDD, बात समझ में आ गई, इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो पेड यानी दो ट्रिक से आप, एक हो गया इधर नाभि का क्रम और दूसरा हो गया क्या, कंपनियों के आगमन का क्रम। इन दोनों तरीकों से आप इन दोनों को याद रख सकते हैं। खैर यहां देखिए, कंपनियों का आगमन आपको याद हो गया, क्रम याद हो गया आपके, और नाविकों के आने का क्रम आपको याद हो गया। अब यहाँ आएंगे पुर्तगाल के बारे में जाने। सबसे पहली कंपनी जो भारत आती है कौन कंपनी होगी, वो पुर्तगाल की कंपनी होगी। अब पुर्तगाल की कंपनी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। कहता क्या है कि वास्को डी गामा 1498 में पहली बार भारत आता है। ये क्रम, ये फैक्ट जो आपको बहुत बार मिलेगा, आपको एकदम कंठस्थ हो गया होगा, बचपन से ही रटते आते हैं ना कि भारत की खोज किसने करी, वास्को डी गामा ने करी, ठीक है। कंपनी कौन आती है, कंपनी का नाम क्या है, एस्टाडो द इंडिया, एस्टाडो द इंडिया, ये कंपनी आती है। और ये कंपनी कैसी है, पुर्तगाल सरकार की है। और ये कैसी कंपनी है, सरकारी कंपनी है। आगे जब हम पढ़ेंगे कि ब्रिटिश कंपनी के सक्सेसफुल होने के और पोर्चुगीज कंपनी या फिर बाकी कंपनियों के अनसक्सेसफुल होने के कारण क्या हैं, उनमें से बहुत बड़ा कारण ये भी होगा कि सरकारी कंपनियां थी, जो कि ब्रिटिश क्या है, प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। तो ये पुर्तगाल सरकार की कंपनी है, इसलिए सरकारी कंपनी है। मतलब क्या है, सबसे पहली बार, मतलब जो पहले क्या था, इनका जो मुख्यालय था, हेडक्वार्टर था, वो कहाँ था, कोची में, कोची में था। लेकिन बाद में उसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया, गोवा ट्रांसफर कर दिया गया। किसके टाइम पीरियड में, कौन सा उस समय क्या था, पुर्तगीज वायसराय कौन था, नूनो दी कुन्हा। एग्जाम में पूछेगा आपसे कि पोर्चुगीज हेडक्वार्टर को कोची से गोवा ले जाने का श्रेय किस पुर्तगाली वायसराय को दिया जाता है, तो पुर्तगाली वायसराय कौन था, नूनो दी कुन्हा। नाम याद रखेंगे। पहली फैक्ट्री जो पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर एस्टाडो द इंडिया ओपन करती है भारत में, वह कहाँ एस्टेब्लिश करती है भारत में, वह 1503 में कोचीन में करती है। सबसे पहली कंपनी, सबसे पहला जो फैक्ट्री है वह 1503 में कोचीन में होती है। और दूसरी कंपनी जो है इसने एस्टेब्लिश करी वह है 1505 में कन्नूर में। दो फैक्ट्स याद हो गए आपके, पहली फैक्ट्री 1503 में कोचीन में और दूसरी फैक्ट्री 1505 में कन्नूर में। इस प्रकार पुर्तगाल से संबंधित फैक्ट्स याद हो गए, कंपनी से संबंधित। अब आते हैं इसके गवर्नर्स के बारे में, ठीक है। पहला गवर्नर जो बन के आता है वह कौन, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसका टाइम पीरियड याद रखेंगे 1505 से लेकर 1509 तक। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा बहुत इंपॉर्टेंट वायसराय है ये। कहता है सबसे पहला फैक्ट इससे रिलेटेड कि ये प्रथम गवर्नर जनरल है, प्रथम गवर्नर जनरल है ये पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी के। मुख्य उद्देश्य इस गवर्नर जनरल का क्या है, कहता है कि अपने, यानी अपने का मतलब पुर्तगाल, दक्षिण पूर्वी एशिया के व्यापार को क्या करना है, हमको सेफ रखना है। दक्षिण पूर्वी एशिया समझ पा रहे हैं आप लोग, दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ जो इसका ट्रेड का चल रहा है, उस ट्रेड को क्या करना है, इसको सेफ रखना है, ठीक है। ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा लाई गई, आपको पता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा लाई गई, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा लाई गई। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा वायसराय है जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी को लाया। पुर्तगालियों द्वारा ही हिंद महासागर पे क्या करने गई, सामरिक नियंत्रण स्थापित करने की नीति अपनाई गई, पुर्तगालियों द्वारा ही। ये भी फैक्ट याद रखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्सों में से एक है ये कि 1505 में अंजाडीवा, कन्नूर तथा किलवा में क्या किया, इसने अपने दुर्ग स्थापित कर लिए, अपने फोर्ट स्थापित कर लिए। किसने, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। और 1509 में गुजरात, तुर्की तथा मिस्र के संयुक्त बेड़े को, संयुक्त रूप से जो जुड़े हुए सैनिक थे, जो नौसेना के रूप में आए थे, उनको इसने क्या कर दिया, पराजित कर दिया। और हिंद महासागर में इसको पराजित करते ही ये क्या बन गए, हिंद महासागर की सबसे महाशक्तिशाली शक्ति बन गई है। कौन, पोर्चुगीज। किसके टाइम पीरियड में सारा घटना होता है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के टाइम पीरियड में घटना होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वह जो नया वायसराय आता है वो क्या है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वायसराय है। इसका जो टाइम पीरियड है 1509 से लेकर 1515 ईस्वी तक है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का ये कौन सा है, वास्तविक संस्थापक इसको कहा जाता है, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक है। 1510 में कई बार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 1510 ईस्वी में गोवा के समृद्ध बंदरगाह पर क्या कर लिया, उसने अधिकार कर लिया, जो उस समय किसके हाथ में था, उस समय बीजापुर के यूसुफ आदिल शाही वंश के शासन में था। यूसुफ आदिल शाही जो थे, वहां के शासक थे, उन्हीं के अधीन था। लेकिन उनसे इसने क्या कर लिया, उसे कब्जा कर लिया गोवा पर, किसने, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने।
1511 में इसने ही मलक्का और 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी में स्थित होमुर्ज बंदरगाह पर अधिकार कर लिया। दो फैक्ट्स और मिल गए आपको। 1511 ईस्वी में मलक्का पर, यानी आपसे पूछेगा पुर्तगाल ने मलक्का पर कब्जा कर लिया 1511 में, और फारस की खाड़ी में कब कर लिया, तो हो गया 1515 में। और कहता है कि अपने क्षेत्र में इसी ने क्या कर दिया था, सती प्रथा पर रोक लगाया था। एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, किस पुर्तगाली वायसराय ने अपने क्षेत्र में सती प्रथा पर भारत में रोक लगा दिया, तो कौन सा वायसराय होगा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो स्लाइड आती है उसमें जो नया वायसराय बनकर आता है, आपको नाम याद है, नुनो दी कुन्हा। अभी मिला था ना आपको कि कोचीन से गोवा कौन ले जाता है, तो कौन ले जाता है, नुनो दी कुन्हा लेके जाते हैं। टाइम पीरियड कब है, 1529 से लेकर 38 तक। पता है कि इसने मुगल सम्राट हुमायूं और गुजरात के बहादुर शाह के बीच जो संघर्ष चल रहा था, आपको पता है जब आप मुगल काल पढ़ रहे होंगे जो हुमायूं के टाइम पीरियड में, तो हुमायूं का एक संघर्ष चलता है किसके साथ, गुजरात के शासक कौन, बहादुर शाह के साथ। उसी संघर्ष का यह फायदा उठाता है और 1534 ईस्वी में ये बेसिन और 1535 ईस्वी में दीव पर अधिकार कर लेता है। 1534 ईस्वी में बेसिन पर और 1535 ईस्वी में दीव पर कौन अधिकार कर लेता है, नुनो दी कुन्हा। इसने ही पुर्तगाली शासन का मुख्य केंद्र 1530 ईस्वी में कोचीन के स्थान पर किसको बना दिया था, गोवा को बना दिया था। ये बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। किस वायसराय, पुर्तगाली वायसराय ने कोचीन के स्थान पर गोवा को पुर्तगाली शासन का मुख्य केंद्र बना दिया, तो कौन था, नुनो दी कुन्हा था। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं और एक नया वायसराय बनता है गार्सिया दी नरोन्हा। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपके इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट्स याद रखने हैं। वह है 1538 ईस्वी में पुर्तगाल का गवर्नर बनता है ये। इसने दमन, सालसेट, चौल, बम्बई, सेंट थॉमस, मद्रास और हुगली को क्या कर लिए गए, यहाँ अपने केंद्र स्थापित किए। कहाँ कहाँ, दमन, सालसेट, चौल, बम्बई, सेंट थॉमस, मद्रास, हुगली में अपने केंद्र स्थापित किए इसने। कहता है कि डचों ने, अब इतना था, 2 पॉइंट इसके बारे में था, नेक्स्ट पढ़ेंगे। डचों ने 1641 ईस्वी में मलक्का दुर्ग जो इस पर कब्जा हुआ था, अभी पुर्तगालियों का आपने पढ़ा है, 1658 में श्रीलंका और 1663 में मालाबार के सभी दुर्गों पर किसने कब्जा कर लिया, डचों ने कब्जा कर लिया। किससे छीन लिया, पुर्तगालियों से छीन लिया। अंग्रेजों ने 1612 में पुर्तगालियों को सूरत में पराजित कर दिया। कब पराजित किया, 1612 में। आपने पढ़ा होगा 1600 में ईस्वी में ही ईस्ट इंडिया कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट होती है इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वारा। और पुर्तगालियों ने सूरत में किसको पराजित कर दिया, ब्रिटिश ने पुर्तगालियों को 1612 ईस्वी में सूरत में पराजित कर दिया और अपना कारखाना क्या कर दिया, सूरत में स्थापित कर दिया। 1622 ईस्वी में फारसी सेना की मदद से होमुर्ज पर कब्जा कर लिया। होमुर्ज पर भी जो इन्होंने पुर्तगालियों का कब्जा था, उस होमुर्ज पर भी अब किसका कब्जा हो गया, ब्रिटिश का कब्जा हो गया। अब पोर्चुगीज वर्सेस जो मुगल हुआ, जब पोर्चुगीजों का सामना मुगल से होता है, तो कहता है कि शाहजहां के सिपह सलार जो उसके समय में थे, सिपह सलार कासिम खां से भिड़ जाते हैं कौन, पोर्चुगीज। और इसी के जो परिणाम होता है, जो रिजल्ट होता है, वो कहता है कि 1632 ईस्वी में हुगली क्या कर लेता है, छीन लेता है। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि किसने पुर्तगालियों से हुगली को छीन लिया, तो शाहजहां के सिपह सलार कौन, कासिम खां, 1632 ईस्वी में। जो मराठा से इनका सामना होता है, तो मराठा ने 1639 ईस्वी में सालसेट छीन लेता है, सालसेट और बेसिन को छीन लिया। सालसेट और बेसिन, जहां इसने क्या करे थे, अपने केंद्र स्थापित करे थे। किसने, गार्सिया दी नरोन्हा ने। इन दोनों क्षेत्रों को, यानी आप देखिए जब हाँ पुर्तगीज पहले राइज हो रहे थे, अब वो क्या हो रहे हैं, डिक्लाइन कर रहे हैं। ठीक है, 1661 ईस्वी में तत्कालिक ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से शादी कर ली, और जिसके शादी होने के कारण क्या हो गया, दहेज में किसको दे दिया गया, मुंबई को दे दिया गया। अब क्या हुआ कि जिस मुंबई पे पहले पोर्चुगीज का कब्जा था, अब मुंबई किसको देना पड़ गया, इनको ब्रिटिश राजकुमार से शादी हो जाने के कारण ब्रिटिश को देना पड़ गया। अब इनके हाथ से क्या निकल गया, मुंबई भी निकल गया। ऊपर के क्रम को पढ़ने से आपको लग गया होगा कि धीरे धीरे जो भी कब्जा पहले पोर्चुगीज का था, अब वो किसके हाथ से जा रहा है, पोर्चुगीज के हाथ से निकलता हुआ जा रहा है। अब भारत जब पोर्चुगीज आते हैं तो कुछ प्रभाव भी होता है, उसका कुछ इम्पैक्ट भी होता है, कुछ इम्पैक्ट भी डालते हैं भारतीय सोसाइटी पर। वो क्या इम्पैक्ट डालते हैं, कहता है कि मध्य अमेरिका से तंबाकू, मक्का, पपीता, मूंगफली, आलू तथा अमरूद को भारत में लाते हैं। इतने सारे फसल को कहाँ लाते हैं, भारत में लाते हैं। लीची, बादाम, संतरा, काजू और अनानास को भी क्या करते हैं, भारत में ही लाते हैं। यही दोनों
दोनों मतलब इस दोनों पॉइंट्स में जितने भी फसल आप देख रहे हैं, जितने भी क्रॉप्स देख रहे हैं, जितने भी आप फ्रूट्स वगैरह देख रहे हैं, ये सब किसके द्वारा लाए गए? पुर्तगालियों के द्वारा लाए गए। जहाज निर्माण तथा प्रिंटिंग प्रेस की भी शुरुआत इन्हीं के टाइम पे, इन्हीं के आने से भारत में बढ़ता है, प्रचलन में आता है। प्रिंटिंग प्रेस 1556 में, नाम याद रखेंगे। गोथिक स्थापत्य कला का भी विकास होता है। गोथिक स्थापत्य कला का भी विकास पुर्तगालियों का ही प्रभाव है। ठीक है, भारत में जो गोथिक स्थापत्य कला का जो प्रभाव दिखता है वो किसका प्रभाव है? पुर्तगालियों का। और अफीम की जो खेती होती है वो अफीम की भी खेती किसका प्रभाव का कारण है? इसी पोर्चुगीज का। ठीक है, अब आते हैं कि इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स उसको ध्यान रखते हैं। कालीकट का जो है ना मलयालमी नाम क्या है? कालीकट का जो मलयालमी नाम है क्या है? कोझिकोड है। कोझिकोड जो है कालीकट का मलयालमी नाम है। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं। ठीक है, भारत में यूरोपीय शक्ति द्वारा अपना पहला किला कहाँ निर्मित किया गया? तो गोवा में। भारत में यूरोपीय शक्ति द्वारा अपना पहला किला, पहला फोर्ट कहाँ स्टेब्लिश किया गया? तो गोवा में स्टेब्लिश किया गया। बंगाल का कौन सा बंदरगाह पुर्तगालियों के समय पोर्टो ग्रांडे के नाम से जाना जाता था? चटगांव। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये दोनों जो क्वेश्चन होंगे ये बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। यानी बंगाल का कौन सा बंदरगाह पुर्तगालियों के समय पोर्टो ग्रांडे के नाम से जाना जाता था? तो कौन सा बंदरगाह था? चटगांव का बंदरगाह था। ठीक है, और जब आते हैं जिसका सृजन होता है उसका पतन भी निश्चित होता है। उसी के आधार पर आप देखिए कि यहाँ पोर्चुगीज जब भारत में आते हैं उनका पतन भी तय है। तो पतन के कारण क्या क्या होते हैं? इनके पतन के कारण क्या क्या है? तो इनके पतन के कारण है सरकारी कंपनी होना। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, सरकारी कंपनी होने के पतन का सबसे प्रमुख कारणों में से एक बनेगा। पुर्तगालियों का क्या हो चुका है? भ्रष्ट शासन हो चुका है। उनके जो लोग हैं वो भ्रष्टाचार में पड़ चुके हैं। योग्य शासकों का अभाव हो चुका है। जो वायसराय बन के आते थे वो योग्य नहीं हो पाते थे, है ना। स्पेन द्वारा पुर्तगाल का विलय, स्पेन क्या करता है? पुर्तगाल को अपने में मिला लेता है, जिसके कारण भी पुर्तगाली शक्तियां भारत में कमजोर हो जाती हैं और उनका पतन का रास्ता प्रशस्त हो जाता है। डच और अंग्रेज जैसे प्रतिद्वंदियों का आगमन, जब भारत में पुर्तगाल अभी राइज कर रहा था उसी समय दो ऐसे प्रतिद्वंदी डच और ब्रिटिश का भारत में आगमन हो जाता है, जिनका होना पुर्तगालियों के लिए क्या हो जाता है? खतरा बढ़ा देता है। और इसका रिजल्ट ये होता है कि पुर्तगीज भारत से क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। ये रहे भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन के पहले सेगमेंट, यानी पोर्चुगीज कंपनी के बारे में। नेक्स्ट जो वीडियो होंगे उस वीडियो के माध्यम से हम डच, धीरे धीरे अंग्रेज, फ्रेंच के बारे में जानना शुरू करेंगे। और अभी ये शुरुआत है, धीरे धीरे हम आपसे हर एक श्रृंखला को लेकर आएंगे जिसमें अनेक तरह के फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में चर्चा की जाएगी। खास करके ये तैयारी प्रीलिम्स और वनडे एग्जामिनेशन को पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रख के किया जा रहा है। ठीक है, आप सभी से जुड़े और अपने अपने सजेशंस दें। एक क्वेश्चन मैं आपसे लास्ट में पूछूंगा, क्यों पुर्तगाल ही सबसे पहले भारत में आता है? इसकी रीजन क्या है? ये आप यदि आंसर कर पाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे या फिर हमको डायरेक्टली मैसेज करेंगे। तो क्वेश्चन क्या होगा कि भारत में तो पुर्तगाल आते हैं, पहली कंपनी कौन आती है? पुर्तगाल। लेकिन पुर्तगाल ही क्यों? वाई पुर्तगाल? ठीक है, इसका क्या सोच पाते हैं आप? लॉजिकल आंसर कुछ हो तब बताएं उसको। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मैं आपसे जुड़ूंगा नेक्स्ट वीडियो में के माध्यम से। धन्यवाद देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो समझ में आई होगी। धन्यवाद।